हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये चल रहा है कि हम अगर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो क्या हमें वो जारी रखनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, संभावना अभी भी है कि गिरावट और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा सवाल कि अगर हम एसआईपी करते हैं तो इंफ्रा में कर लें, कोई सेक्टोरल थीम पकड़ लें कि इंटरनेशनल चले जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस मार्केट में अभी क्योंकि यूएस इलेक्शन चल रहा है एंड उसके रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि यूएस मार्केट में थोड़ी गतिविधि ज़्यादा हो, राइट। सो ये कुछ तरीके के सवाल आते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में अभी निवेश करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी शेयर करूंगा, वो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल सी एक एनालिसिस स्टडी है जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो कृपया इस वीडियो को उस पर्सपेक्टिव से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक मार्केट व्यू मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं एंड उसके बाद स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो आपको ये देखना है कि देखिए, एसआईपी करने में हर तरीके के मार्केट में पैसा नहीं बनता। अब इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टडी कर लेते हैं निफ्टी 50 की, क्योंकि निफ्टी 50 सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है या एसेट है जिसमें लोग अपना निवेश करते हैं। कि निफ्टी 50 जिसको इंडेक्स फंड भी बोलते हैं, उसमें लोग अपने एसआईपी के मोड में पैसा डालते जाते हैं एंड सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो पैसा बढ़ ही जाएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बढ़ ही जाता है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। लॉन्ग टर्म में ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे चली जाती है इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं। अगर आपने कोई भी ढंग का एसेट पकड़ा है, आप चाहे फ्लैट भी ले लो, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा खास रिटर्न नहीं आता, वो भी बढ़ ही जाता है। ऐसा थोड़ी कि लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी नहीं चीज। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला होता है कि देखिए, जो बड़े निवेशक होते हैं ना, वो कोई एसआईपी नहीं करते, वो सिर्फ ना रिटेल लोगों के लिए बना दी गई है चीजें। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ एसआईपी से, एसआईपी करिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा और स्मार्टली, थोड़ा और इंटेलिजेंटली करिए। तो इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से कहानी पकड़ो, राइट, कि फॉर एग्जांपल आपने ये 2008 की गिरावट आई थी एंड मिड पॉइंट से आप पकड़ लो, राइट, क्योंकि हो सकता है कि आपने एकदम टॉप पे ना खरीदा हो, तो मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो 4,500 के आसपास मार्केट था। अब कितने टाइम तक 4,500 पे रहा? तो 5 साल बीत गए, 4,500 पे ही मार्केट रहा, राइट। सो ये मैं गोले से बना देता हूँ आपका, राइट। ये इसको फेज 1 बोल देते हैं। तो अगर आपने इस फेज में एसआईपी करी होती तो आपका कोई खास रिटर्न नहीं बनना था। इस तरीके का साइडवेज मार्केट यहाँ पे भी आया था, इस तरीके का साइडवेज मार्केट यहाँ पे भी आया था एक तरीके से। तो कहने का पॉइंट ये आता है कि ऐसा नहीं है कि हर मार्केट में या हर मार्केट टाइप में अगर आप एसआईपी करते चलो तो आपके दनादन पैसे बनते चले जाएंगे। कुछ नहीं होता ऐसा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला। बहुत कम लोग इसको एक्सप्लिसिटली बताते हैं। फिर अब दूसरा सवाल आता है कि यार फिर तो एसआईपी करना छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो उसको वीकली कैंडल कर लेते हैं, तो ये बात थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगी। देखिए, अगर मैं ये सब हटा दूं, तो ये मैंने पहले की ड्राइंग्स बनी हुई है मेरी, तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कितना करेक्ट करा है, करीब करीब 9-10% के आसपास कर गया है, राइट। एंड ये वीडियो मैं और ये चार्ट मैं बार बार समझा रहा हूँ। पिछले 6-8 महीने तो हो गए मुझे समझाते हुए, लोग समझते नहीं है। और मैंने ये बात काफी एक्सप्लिसिटली बोली थी कि ये जो चैनल है, ये लॉन्ग टर्म चैनल है निफ्टी का, एंड इस चैनल में हिट करेगा, राइट। तो इसमें अच्छा एक जोन क्या होता है एसआईपी करने के लिए, तो इस पूरे चैनल को आप बीच में डिवाइड कर लो, राइट। तो ये हो गया बीच का डिवीजन, ओके। एंड मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आप इस चैनल के नीचे खरीदते हो तो वो एक फायदेमंद सौदा रहेगा, लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर खरीदते हो, राइट, ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, तो हो सकता है अभी एटलीस्ट इस लॉन्ग टर्म चैनल या इस टेक्निकल पैटर्न के तहत ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ना हो। तो मैं जो लोगों को जनरली कहता हूं कि देखो यार, अगर मार्केट आपको इस जोन में मिल जाए तो आप दबा के खरीदो, राइट। आप 2-3 महीने 4 महीने एसआईपी मत करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब भी मौका आए कि आपको चैनल के लोअर हाफ में चीजें मिल रही हो, तो ये मतलब उसका निकल के आता है कि भाई साहब, आप डिस्काउंट में खरीद रहे हो चीज। ऐसा नहीं है कि आप किसी नुकसान में खरीद रहे हो चीज, वो बढ़ी जाएगी। अभी अच्छी बात यह है कि अगर आपने अगर मान के चलो कि पिछले 3-4 महीने से एसआईपी नहीं करी है, आपको मार्केट में डर लग रहा है, तो आप इस महीने 5th मंथ में जाके एसआईपी कर दो, पूरा का पूरा पैसा वो एसआईपी कर दो निफ्टी 50 में, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल सवाल आएगा कि यार फिर तो मार्केट अगर 10% और नीचे चला गया तो आप गारंटी लोगे क्या? नहीं। तो क्योंकि आप मार्केट में जब निवेश करते हो तो आप 3 या 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हो, ऐसा नहीं कि आप अभी के लिए कर रहे हो। अभी लेकिन सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि आपको मार्केट जो है वो करीब करीब 10% नीचे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप महंगी चीज खरीद रहे हो, आप एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग निफ्टी 50 का एसेट खरीद रहे हो जो 10% डिस्काउंट पे है, इसलिए आपने आज एक अच्छा खासा पैसा उस पर लगा दिया है।
अब मान के चलो कि मार्केट अपनी प्रीवियस हाई पे पहुंच जाए। अब प्रीवियस हाई कहाँ पे होगी? प्रीवियस हाई मतलब हाई तो वाली हाई नहीं, ये वाली हाई, राइट, मतलब इन इंग्लिश हाई, राइट, क्योंकि जो भी आपने पैसा लगाया उसमें 10-11% की उछाल आ जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको सिंपल मैथ से समझाता हूँ कि 100 रुपए की चीज़ थी, अभी 90 पे मिल रही है, राइट, आपने खरीदी 10% डिस्काउंट पे, अब ये 90 की चीज़ वापस 100 पे पहुंच जाएगी, तो आपका फायदा कितना हुआ? अब आप इसमें मैथमेटिक्स लगा लो, ये हमें बचपन में हमारी मैथमेटिक्स की टीचर्स पढ़ाते थे, तो आप निकाल लेना कि कितना आ रहा है। सो ये हो जाएगा 10/9, राइट, सो विच इज 11.11% गेन, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप खरीद 10% गिरावट पे रहे हो और आपका फायदा जो वापस होगा जाके वो होगा 11.5% के आसपास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट करिएगा कि अगर आप इस लोअर हाफ में खरीदते हो तो आप एसआईपी में गलती नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब नेचुरल सवाल आते हैं कि अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी आपने, अब हमें निफ्टी 50 नहीं करना, मज़ा नहीं आता हमें निफ्टी 50 में, कुछ और में कर सकते हैं। एंड हमें किसी ने बोला था, एक भारतीय आए थे, ये फलाना डीम का न्यूज़ चैनल पे, उनने बता दिया था कि आप ये खरीद लेना और आपके इतने पैसे बन जाएंगे, इतने पैसे बन जाएंगे कि आप मतलब वर्ल्ड टूर पे निकल जाओगे, राइट। सो लेकिन हमने खरीद लिया और फिर पैसे नहीं बने। तो किस तरीके की चीज़ें खरीदनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो चलिए एक एक करके 4-5 एसेट मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको रोड मैप दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो सबसे पहला टाइप का म्यूचुअल फंड जो मैं आपको बोलूंगा चेकआउट करने के लिए, उसको बोलते हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। ये मल्टी कैप नहीं है, ये मल्टी एसेट है। मल्टी एसेट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स जो आपके अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आईटीसी का खरीदते हो स्टॉक, सिमिलरली HUL का खरीदते हो स्टॉक या इक्विटी, राइट। सो इक्विटी हो गया एक एसेट क्लास। सिमिलरली बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। सिमिलरली गोल्ड होता है अपना। सिमिलरली रियल एस्टेट होता है जिसको रीट्स भी बोलते हैं, राइट। सो रीट्स में भी कुछ कुछ जो मल्टी एसेट फंड्स हैं वो निवेश करते हैं। तो अब एक नेचुरल सवाल आता है कि यार अक्षत आप मल्टी एसेट अभी क्यों बोल रहे हो? अब इससे बेटर ये नहीं कि आप मल्टी कैप वगैरह कर लें। देखिए मल्टी कैप भी आप कर सकते हो, ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है, या फ्लेक्सी कैप भी कर सकते हो, उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको मल्टी एसेट क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी चल रहा है इन्फ्लेशन, राइट। एंड इन्फ्लेशन क्यों आता है? इन्फ्लेशन इसलिए आता है क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो भर भर के पैसा प्रिंट कर देती हैं। अब पैसा प्रिंट करने का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे मान के चलो कल भारत सरकार को 1000 करोड़ रुपए प्रिंट करके इकोनॉमी में डालने हैं। आपके पास परमिशन लेने आई हो? नहीं, वो अपने वैसे प्रिंटर खोलेगी और दनादन प्रिंट कर देगी। और जो भी आपका सेविंग्स में पैसा पड़ा हुआ है, कि मान के चलो कि टोटल इकोनॉमी जो थी उसमें टोटल सेविंग्स अकाउंट में जो आपका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, मान के चलो 100 करोड़ था वो, राइट। कल सरकार आई, सरकार ने 10 करोड़ और प्रिंट कर दिया, तो जो आपका पैसा पड़ा हुआ है जो बैंकों में, उसकी कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी कीमत घट जाएगी। बाइंग पावर जिसको बोलते हैं, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं एक तरीके से। महंगाई क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा? वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार बहुत तेज़ी के साथ पैसा प्रिंट कर रही है, एंड उसकी वजह से जो आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है या FDs में पैसा पड़ा हुआ है, जो आपकी टोटल सेविंग्स पड़ी हुई है, उसका हो रहा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब कि उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। जैसे आज से 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए के मकान की कीमत बहुत मानते थे कि यार 1 करोड़ रुपए का मकान खरीद लिया। आज 1 करोड़ रुपए की कीमत कितनी है? इतनी नहीं है जितनी 5 साल पहले थी, राइट। आज वही मकान 1.5 करोड़ 2 करोड़ का आराम से बिक रहा होगा, राइट। सिमिलरली स्कूल की फीस डबल हो चुकी है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 14% हो चुका है साल का, यानी कि 5 या 6 साल में 100% कॉस्ट राइज हो चुकी है हेल्थ केयर में। सो इसीलिए मल्टी एसेट खरीदने से होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका थोड़ा सा गोल्ड का भी एक्सपोजर हो जाता है, थोड़ा सा आपका रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर हो जाता है। देखिए मैं पर्सनली रीट्स के खिलाफ हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं डालता रीट्स में, मैं डायरेक्ट रियल एस्टेट खरीदता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे जो खुदरा निवेशक या छोटे निवेशक जो होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि यार वो रियल एस्टेट खरीद पाएं। अब वो ज़बरदस्ती किसी बिल्डर के चक्कर में पड़ जाओगे, अपने लुट जाओगे, इन सब चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप डाल दो, आप एक मल्टी एसेट में डाल दो, राइट। उसमें होगा क्या कि आपको स्टॉक्स के अलावा भी एक तरीके का एक्सपोजर मिल जाएगा। सारा का सारा एक्सपोजर अभी स्टॉक मार्केट में रखना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डिस्काउंटेड नहीं है बहुत ज़्यादा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मान के चलो कि अगले 2-3-4 महीने 5 महीने आपको SIP चलानी है, तो मल्टी एसेट फंड होते हैं, आप उसको आराम से स्काउट कर सकते हो, उसमें निवेश कर सकते हो। अब ढूंढने कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आप करो कुछ नहीं, आप अपने जो भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, अगर आप 0 डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हो तो आप अपनी ऐप पे जाओ, यहाँ पे आप लिख दो मल्टी एसेट फंड। तो ये मुझे मिला, जैसे कोटेक का मिला, राइट। तो इस पर आप जाके क्या देखना है,
आपने ये देखना है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना ले रहे हैं। जैसे 0.3% ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, राइट। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप 12 महीने की इसमें होगी मोस्ट लाइकली विंडो, तो उसमें समझा भी रहे हैं आपको कि देखो अगर आपने कितने साल पहले विद इन 1 ईयर आपने कर दिया तो आपका अच्छा खासा पैसा वो काट लेंगे। ओके, सो ये इसमें एक दिक्कत है। ओके, सो एनीवेज हम लोग 3 साल से पहले के लिए तो वैसे भी नहीं निकालने वाले, तो एग्जिट लोड हम पे इतना इम्पैक्ट भी नहीं करता। आप एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेना इस चीज़ के। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कि ये कहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ठीक है ये आपका स्टॉक्स ही हो गए, राइट। एंड इस तरीके के फंडों में इनने पैसा लगा दिया है, यूटिलिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें। देखिए डिबेंचर्स, राइट, तो डिबेंचर्स में इनने पैसा लगा दिया है, रियल एस्टेट में कुछ इनने पैसा लगा दिया है वगैरह वगैरह, राइट। एंड कुछ इनने गोल्ड ETF में लगा दिया है, कुछ सिल्वर ETF में लगा दिया है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट एसेट क्लास में एक्सपोजर हो जाएगा। ये सारे एडवांस पॉइंट होते हैं, इसी की वजह से आपकी वेल्थ बनती है। इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हो ये सारे फंडामेंटल पॉइंट्स जानने में, तो मैं एक मेंबर कम्युनिटी भी चलाता हूँ। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे हम लोगों ने फीस बहुत कम रखी हुई है, इट्स ओनली लाइक 159 रुपीज समथिंग लाइक दिस। बहुत ही बेसिक है। उससे होता क्या है कि एक फिल्टर्ड क्राउड आती है, थोड़े अच्छे इंटरेक्शन एंगेजमेंट होते हैं उससे, राइट। वरना पब्लिक फोरम पे तो यार कुछ कुछ भी शुरू हो जाते हैं लोग। सो थोड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, तो एक अच्छी सी कम्युनिटी बन चुकी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। एक दूसरे से भी लोग सीखते हैं, जो भी कॉमेंट वगैरह आते हैं उससे। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप वो ज्वाइन करें। किसी भी तरीके का पुश नहीं है, अगर आप देख लो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो दैट्स गुड इनफ, वरना मैं वैसे भी काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ओपन वीडियो से भी, जो सबके लिए फ्री होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया पहले टाइप का फंड जो मैं आपको बोलूंगा कि इस मार्केट में आप जरूर पकड़ें। अब आता है दूसरे टाइप का फंड जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फंड या इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अभी समस्या क्या है कि जैसे मान के चलो आप भारत में ही निवेश करते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में करेंगे, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, रियल एस्टेट भी इंडिया की खरीदेंगे, FD भी इंडिया में ही बनाएंगे वगैरह 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 वगैरह। तो आप किस रिस्क के प्रति सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हो, उसको बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज रिस्क या करेंसी डीवैल्यूएशन रिस्क। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने जैसे INSEAD में पढ़ाई करी थी, तो उस टाइम पे और मैं गया था 2014 में एंड 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। तो मैं आपको तब से अब तक का USD to INR रेशियो दिखाता हूँ, राइट, कि मैं कब गया था। मैं गया था यहाँ पे, राइट। सो ये रहा 2014, राइट। सो 2014 में 60 रुपये के आसपास था USD, एंड यहाँ पे भी कितना है, अभी 85 है। तो करीब करीब कितना फर्क पड़ गया, तो करीब करीब हो गया 40-45% का डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि अगर 2014-15 में मेरी 1 करोड़ रुपए फीस होती थी INR टर्म्स में INSEAD में, तो अब वो ही फीस 50% ज़्यादा होगी सिर्फ करेंसी एक्सचेंज की वजह से, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज की वजह से। जो इन्फ्लेशन, जो INSEAD ने खुद की फीस बढ़ाई वो तो अलग से बढ़ेगी, राइट। तो आप ले दे के वो करोड़, वो आप चेक कर लेना कितनी है INSEAD की फीस, तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ के आसपास होनी चाहिए INR टर्म्स में अभी, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, कि INR जो है वो वीक होता चला जाता है। ये आपको ऐसे उठता हुआ चार्ट दिख रहा है, ये क्योंकि हमने करा है USD to INR। अगर हम इसको चेंज कर दें INR to USD कर दें, राइट, तो आपको ऐसे गिरता हुआ चार्ट दिखेगा। ये मैं मैक्स पे कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है ऐसे जाता हुआ नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि करेंसी डीवैल्यू होती चली जा रही है। अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी करेंसी एक्चुअली वीक होती चली जाती है, वेल्थ जेन्युइनली बिल्ड नहीं होती। आप जितने भी रिच नेशंस देख लो, सबके सब किसी स्टेज पे जाके एक्सपोर्ट उनका बहुत स्ट्रांग रहता है कि उन लोग खर्चे कम करते हैं, आमदनी उनकी ज़्यादा होती है बाहर से, राइट। सो ये सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, मैं उन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि करेंसी डीवैल्यूएशन रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको अपनी करेंसी का हेज बनाना पड़ता है। एंड अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे मान लो कि अगर आप US मार्केट में या US स्टॉक्स खरीदते हो, तो इंटरनेशनल हेजिंग हो गई। दुबई में रियल एस्टेट वगैरह लोग बहुत खरीदते हैं, मैंने भी खरीदी है, वो खरीदे दिरम्स में। सो दिरम क्या हो गया, एक तरीके का हेज हो गया INR के अगेंस्ट। सो इसलिए इस तरीके की हेजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेचुरल सवाल आता है कि यार हम ये फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कहाँ से खरीद लें। देखो, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि जैसे अभी मैंने आपको सर्च करना बताया था कि आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे जाओ, टाइप कर दो कुछ भी कि नैस्डैक या S&P 500 होता है, तो आपको ये दिखेगा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक या इन्वेस्को नैस्डैक। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि 2 लेवल्स ऑफ कमीशन सकते हैं। एक तो ये कि US का ब्रोकर लेता है कमीशन, दूसरा ये कि मोतीलाल ओसवाल वाले लेते हैं कमीशन। तो इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आप एक्सपेंस रेशियो देख रहे हो, ये मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो है।
जो अमेरिकन वाले को दे रहे होंगे वो अलग होगा। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब आप ये कमीशन कैसे बचा सकते हो? तो जैसे मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूँ एक कंपनी में जिसका नाम है वेस्टेड। सो वेस्टेड जो है वो आपको यूएस स्टॉक्स खरीदने में मदद करता है, या यूएस ईटीएफ या यूएस म्यूचुअल फंड्स खरीदने में मदद करता है। तो अगर आप यूएस मार्केट में एक्सपोजर बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वेस्टेड चेकआउट कर सकते हो। अगर आप मेरा लिंक यूज करोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलेंगे। अगेन कोई पुश नहीं है कि आपको अमेरिकन मार्केट में करना है कि नहीं करना। देखो यार, मैंने तो आपको समझा दी चीज़, अब आपको ठीक लगे तो कर लेना, अगर आपको नहीं जम रही हो कि नहीं यार बहुत रिस्क हो जाएगी ये वो, तो मत करना। क्या ये रिस्की है? क्या ये रेगुलेटेड है? ये बिल्कुल रेगुलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है एंड इसको यूएस गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है, जिसको फिनरा बोलते हैं, राइट। सो वहाँ की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो लोग रेगुलेट करते हैं इसको। सो ऐसा नहीं है कि वेस्टेड हो गई या जो दूसरी मनी एप्स हैं जो आपको इंडिया से इन्वेस्ट करने में मदद करती हैं बाहर, उनमें कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वेस्टेड का टाई अप है एचडीएफसी बैंक से। तो आप खुद ही सोच के देखो कि एचडीएफसी ऐसे ही फालतू में तो टाई अप कर नहीं लेगा किसी से। सो ये सारी इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो गई। तो अगर आपको जमे, अगर आपको अपना कमीशन कम करना हो तो आप लोग वेस्टेड की ऐप भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हो, तो इस समय मैं आपको 2 फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला फंड हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया वैनगार्ड S&P 500 ETF। सो ETF के फॉर्म में खरीद लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा डिबेट करते रहते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है ETF है, भाई सेम है, ऐसा कोई खास अंतर नहीं पड़ता। यहाँ वहाँ थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, डी फैक्टो या प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई खास अंतर नहीं होता। तो वैनगार्ड कंपनी है जो ये फंड रन करती है। S&P 500 का मतलब ये है कि यूएस के टॉप 500 स्टॉक्स, तो आपको यूएस मार्केट का एक ब्रॉड एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आप ये वाला फंड जाके डायरेक्टली खरीद सकते हो, बहुत आसान है इसको इन्वेस्ट करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप वेस्टेड के थ्रू जाके उसको पिक कर सकते हो। एक दूसरा ETF आता है, उसको बोलते हैं वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ETF। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो आपको सिर्फ यूएस का एक्सपोजर नहीं चाहिए, आपको बाकी मार्केट्स का भी एक्सपोजर चाहिए कि भाई हम तो अफ्रीका में पोटेंशियल देखते हैं, या हम मेक्सिको में पोटेंशियल देखते हैं, या हम थाईलैंड में पोटेंशियल देखते हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट मिला के एक वैनगार्ड वालों ने फंड बनाया, आप उसमें भी कर सकते हो। क्या मैं फर्स्ट पिक करता हूँ या सेकंड? मैं देखो यार सिर्फ यूएस वाला करता हूँ। मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ काफ़ी, राइट, अपने हेज फंड के थ्रू भी करता हूँ एंड उसमें, लेकिन मैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेता हूँ, उसमें थोड़ी लेवरेज बेट्स होती हैं मेरी, तो मैं उसको ETF के थ्रू नहीं करता। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आपको वर्ल्ड एक्सपोजर चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। अब एक्चुअली मुझे ना 5 चीज़ें डिस्कस करनी थी, लेकिन मैं 3 पे खत्म करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं अब बात करता हूँ फटाफट स्मॉल मिड कैप्स की। तो मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल कैप 250 दिखा देता हूँ। इनफैक्ट मैंने ये बेच दिया था, ये बात मैंने कम्युनिटी मेंबरशिप पे भी बताई थी एंड अच्छे युवा की बेच दिया। इसमें टोटल फॉल कितना हो चुका है? इसमें 10-11% का टोटल फॉल हो चुका है। अब देखिए दिक्कत ये वाली बात नहीं है, दिक्कत क्या है कि ये जो फंड था, ये स्मॉल कैप 250, ये पिछले करीब करीब 1 साल में 112% बढ़ा है। ऑन एन एवरेज जो आपके स्मॉल कैप फंड्स होते हैं या मिड कैप फंड्स होते हैं 25% CAGR का रिटर्न देते हैं। तो इसने 4 साल का पूरा रनअप दे दिया है 1 साल में। ओके, सो इसलिए हो गया रिस्की। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आप SIP वगैरह करते हो मिड कैप या स्मॉल कैप में, तो रादर देन डूइंग दैट आप कर क्या सकते हो, आप अपनी SIP कर सकते हो जिसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप, राइट, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, राइट, मल्टी कैप। अब फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या होता है? फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि मान के चलो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप फंड्स हैं, राइट। लार्ज कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, मिड कैप मतलब थोड़ी छुटकी सी, और स्मॉल कैप मतलब पिद्दी सी कंपनी, राइट। सो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है कि मार्केट सिचुएशन देखते हुए लार्ज कैप से मिड कैप में डाल देगा, या मिड कैप से लार्ज कैप में डाल देंगे, या मिड कैप से स्मॉल कैप में डाल देंगे, या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में डाल देंगे। तो ये तो हो गया फ्लेक्सी। मल्टी कैप में क्या हुआ, वो पहले से डिफाइन कर देते हैं कि देखो मान के चलो कि 30% पैसा आपका लार्ज कैप में जाएगा, 40% आपका मिड कैप में जाएगा, रिमाइंडर 30% आपका स्मॉल कैप में जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरफ अपनी रिस्क चाहते हो, मैं रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ऐसे फंड्स पकड़ो कि जिसमें रफली 50-50 लार्ज कैप टू लार्ज कैप एक्सपोजर हो और 50% आपका मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर हो। तो इस तरीके के फंड्स में क्या होता है कि अभी जैसे लार्ज कैप मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स, एंड मिड एंड स्मॉल कैप्स तो डेफिनेटली थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं अभी। तो उसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मिड और स्मॉल कैप्स में। आगे चल के अगर 1-1.5 साल में, 2 साल में आपको लगता है कि यार देखो अब तो स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं है, तो आप अपना पोर्टफोलियो रीमिक्स कर लेना, राइट। फिर आप ऐसे फंड पकड़ लेना जिसमें 70% स्मॉल मिड कैप एक्सपोजर हो, 30% लार्ज कैप हो। तो इस हिसाब से हिसाब किताब बिठा के अगर आप ये 3 तरीके के फंड्स पकड़ते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई खास नुकसान होगा नहीं, आपका अच्छा रिटर्न बनेगा, आपका कोई खास नुकसान होगा नहीं। आप इत्मीनान से SIP करोगे। SIP का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी मार्केट सर्कमस्टांसेस होगी, भाई प्रलय आ रही हो हम तो करेंगे SIP, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सोच समझ के, बुद्धिजीवी हो आप लोग, राइट। ऐसा नहीं है आपका दिमाग नहीं है,
कोई इंसेक्ट थोड़ी हो कि भाई करनी है नहीं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी ने डंडे मार मार पे आपने SIP करानी है। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कृपया इस तरीके की चीज़ें ना करें, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना बैठाएं, ऐसे फालतू के रूल्स नहीं बनाएं। जब आपको दिखे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो इन्वेस्ट करें, वरना पड़े रहने दे बैंक में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बैंक में डूब जाएगा आपका पैसा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, इन्वेस्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरेशन गेम, कि जब अपॉर्चुनिटी हो तब मौका देख के चौका मारो, यही वाली चीज़ है। ये मैं हमेशा से बताता हूँ, इसको इंटेलिजेंट टाइमिंग बोलते हैं। हर बड़ा इन्वेस्टर ऐसी चीज़ें करता है। इट्स जस्ट दैट कि लोग सीखना नहीं चाहते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरीके की नॉलेज लेने के बाद आप काफ़ी बेटर इक्विप्ड होगे मार्केट में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।